Welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen. So today, dear student, we will discuss about the topic of basic structure of constitution, मूल संरचना सिद्धांत। तो आइए स्टूडेंट आज के टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। इस सिद्धांत को भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस सिद्धांत को पहली बार फेमस केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर इस सिद्धांत को दिया गया। अब ये जो सिद्धांत है, अगर इसकी बात करेंगे, इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि यद्यपि संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त है, फिर भी वह संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता। तो इस सिद्धांत को फेमस केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में दिया गया। तो आइए ये जो प्रिंसिपल देने के पीछे जो वजह रही, इसमें हम मुख्य दो आर्टिकल की भूमिका को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 368, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 368 क्या कहता है। आर्टिकल 368 है जो संविधान का, ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की। तो आर्टिकल 360A की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें प्रावधान बताया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और संसद की शक्ति के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। और इसमें यह लिखा गया कि संसद जो है निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, संशोधित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या फिर निरस्त कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज देखेंगे, कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए जहां पे विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी और कुछ केसेस के अंदर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, मतलब रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और संसद की संशोधन शक्ति व्यापक तो है बट ये असीमित नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट के बाद यह कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान की मूल संरचना में संशोधन या फिर उसे नष्ट नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है, लेकिन संविधान की मूल पहचान एवं आवश्यक विशेषताओं को बदलने की अनुमति नहीं देता। तो सभी स्टूडेंट को आर्टिकल 368 के बारे में अच्छे से समझ में आया। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई कानून लाया जाता है तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को संरक्षण देता है बाय डिक्लेयरिंग दैट एनी लॉ जो वायलेट करेगा और उसको शून्य करार करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मान लो कोई कानून है, उसमें 4 प्रावधान है, फर्स्ट 3 प्रावधान फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते, फोर्थ प्रावधान अगर वायलेट करेगा तो उसको उसी सीमा तक उसको इनकंसिस्टेंट यानी कि असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। और ये जो है आपका प्रावधान संविधान से पूर्व और संविधान के बाद दोनों प्रकार के कानून पर लागू होता है। और मेजर संवैधानिक जो इशू राइजेस हुआ वो ये हुआ कि जो वर्ड है आर्टिकल 13 के अंदर लॉ, क्या ये संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट एक संवैधानिक संशोधन करती है, तो क्या वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशंस के अंदर जो वर्ड है लॉ उसमें कवर करेगा। इसको लेके यहाँ पे प्रमुख संवैधानिक प्रश्न था। तो इसको लेके कुछ फेमस केस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, शंकरी प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिक जो संशोधन है वो आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉ है उसमें कवर्ड नहीं होगा। मतलब अगर संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 के वर्ड लॉ में कवर नहीं होगा तो इसका मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है उसके तहत ही अगर वो किसी कानून का कोई विरोध यानी कि फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है तब भी उसको संवैधानिक घोषित किया जाएगा। जबकि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संवैधानिक संशोधन तो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में कवर ही नहीं करता। फिर गोलकनाथ बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संवैधानिक संशोधन है
वो आर्टिकल 13 के अंदर वर्ड लॉ के अंदर कवर करेगा। तो इसलिए उस की अगर हम बात करेंगे वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो आप देखिए पहले दो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पार्लियामेंट का फेवर किया या यू कैन से दैट सपोर्ट किया। और नेक्स्ट जो जजमेंट थी गोलकनाथ में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी वो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बिल्कुल ही विपरीत दे दी। फाइनली केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, मूल संरचना, उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। तो डियर स्टूडेंट, आपको आर्टिकल 368 के बारे में समझ में आया और आर्टिकल 13 जिसको लेके कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल इवोल्व हुआ। तो आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें हम एक एक को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 31A को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 31 ये कहता है कि भूमि सुधार संबंधित कानून को संरक्षण देने के लिए संविधान में आर्टिकल 31A को जोड़ा गया और इसको संवैधानिक संशोधन जो पहला प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1951, इसके तहत इसको जोड़ा गया और इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार तथा सामाजिक आर्थिक सुधारों से संबंधित अगर कोई भी कानून सरकार लेके आती है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको हम असंवैधानिक जो है घोषित नहीं कर सकते। मतलब आर्टिकल 31A उसको यहाँ पे सुरक्षा या कवच प्रदान करेगा। और ये जो आर्टिकल 31 ये लाया ही गया था कुछ निम्नलिखित कानून को संरक्षण देने के लिए, जैसे राज्य द्वारा जमींदारों की संपत्तियों का अधिग्रहण करना, राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन करना, निगमों का विलय करना और शेयर धारकों के अधिकारों में संशोधन या समाप्ति करना, खनन पट्टों में संशोधन या फिर समाप्ति करना। तो सिंपल से शब्दों में डियर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, यदि सरकार जमींदारी उन्मूलन या फिर भूमि सीमा निर्धारित करने या भूमि के पुनर्वितरण के लिए कानून बनाती है और ऐसे कानून जो संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन या उनको वायलेट करता है, तो उसके आधार पर आप उन कानूनों को चुनौती नहीं दे सकते, भले ही वो संविधान के प्रावधान का पालन करते हो। मतलब अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून लाती है इन कानूनों को संरक्षण देने के लिए, अगर वो कानून संविधान के फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन करेगा तो उसको फिर भी असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 31A के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया। तो आइए हम आर्टिकल 31B के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो 30B ये कहता है कि 9वीं सूची में शामिल कानूनों को संरक्षण देना। इसको भी संवैधानिक संशोधन प्रथम 1951 में ऐड किया गया। इसका जो पर्पस था कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय थे, IR कोहलो बनाम तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून भले ही आर्टिकल 31B के 9वीं सूची के अंदर है, 9वीं सूची के अंदर है मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट यहाँ पे ये कहा कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद भले ही कोई कानून आर्टिकल 31B के तहत संरक्षण कवर करता है, अगर फिर भी वो संविधान की किसी मूल संरचना का उल्लंघन करेगा तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं 9वीं अनुसूची पूर्ण संरक्षण नहीं देती। यदि कोई कानून संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करके उसे निरस्त कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C को संविधान में 25th अमेंडमेंट 1971 के तहत इंसर्ट किया और इसका मकसद था सेविंग करना, कुछ कानून को संरक्षण देना, जस्ट टू गिव अफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे कुछ नीति निर्देशक तत्व को लागू करने वाले कानून को संरक्षण देना। पर्पज क्या था? पर्पज ये था अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को संरक्षण प्रदान करना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो
तो 39 बी क्या कहता है? 39 बी ये कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो ताकि अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो। और 39 सी ये कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन, कि धन एवं उत्पादन के साधनों का कुछ व्यक्तियों के हाथ में अत्यधिक केंद्रीकरण रोकना या ना होना। तो इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये जजमेंट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 31 सी है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ संरक्षण देता है तो आर्टिकल 39 बी और 39 सी को देता है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सभी के सभी है उनको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डियर स्टूडेंट। तो यहां पे क्या होता है, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट पार्लियामेंट एक 42वां संशोधन करती है 1976 के अंदर, और उस संशोधन के तहत आर्टिकल 31 का दायरा बढ़ा के ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी कवर कर लेती है। तो जब पार्लियामेंट ने ये किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में ये कहा कि भाई जो 42वां संशोधन है इसके तहत पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 सी को एक्सपेंड किया है ताकि वो संरक्षण पूरे के पूरे सभी के सभी जो नीति निर्देशक तत्व को कवर सके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना ऐसा नहीं हो सकता, ये संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। मतलब पार्लियामेंट यहाँ पे आर्टिकल 368 का सहारा लेके अपनी लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई कानून संसाधनों के समान वितरण या धन के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है तो उसे आर्टिकल 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, बरसते वह केवल अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए बनाया गया हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सभी को समझ में अच्छे से आर्टिकल 31 ए को क्यों इंसर्ट किया गया, 31 बी को क्यों किया गया, 31 सी को क्यों किया गया। तो आइए हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं 31 ए और 31 बी को। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत, 31 सी को 25th अमेंडमेंट 1971 के तहत, और 31 बी में एक 9th शेड्यूल को ऐड किया गया ताकि कुछ कानूनों को संरक्षण दिया जा सके, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा जा सके। और 24 अप्रैल 1973 को कट ऑफ डेट माना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। और केशवानंदा भारती जो केसेस था ये लैंडमार्क जजमेंट थी मूल संरचना के जो आधार की। और आईआर कोहलो 2007 में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद भले ही कोई कानून आर्टिकल 31 बी के 9 शेड्यूल में लाई करता है, अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी और उसको संवैधानिक असंवैधानिक करार घोषित किया जाएगा। और मिनर्वा मिल केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने भले ही 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत आर्टिकल 31 का दायरा बढ़ा के पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कवर किया है, बट 31 जो अप्लाई होगा ओनली आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी को कवर करेगा। तो डियर स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, इस केस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये जो केसेस था, अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत आर्टिकल 31 ए और 31 बी को ऐड किया गया ताकि कुछ विशेषकर जिम्मेदारी अनुमूलन अधिनियम को न्यायिक चुनौती से संरक्षण दिया जा सके। और इस संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो डियर स्टूडेंट 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता था, बट इस संशोधन के बाद ये यहां से एबोलिश किया गया और इसको लीगल राइट का दर्जा मिला आर्टिकल 300 ए के तहत, ये सभी को पता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, तो यहाँ पे संवैधानिक प्रश्न ये अराइज हुआ कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा, क्या अनुच्छेद आर्टिकल 13 क्लोज 2 में जो यूज है वर्ड लो, क्या ये संवैधानिक संशोधन
को कवर करता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जजमेंट दिया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधन 1951 को बरकरार रखा। दूसरी चीज, पार्लियामेंट, इसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को संविधान का, चाहे वो मौलिक जो अधिकारी क्यों ना हो, अंडर आर्टिकल 368 के। और दूसरा संवैधानिक संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 क्लोज टू के अंदर जो वर्ड है ला उसमें कवर नहीं होगा। तो सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फेवर में डिसीजन लिया और ये कहा कि भाई पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को या इवन फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकती है और संवैधानिक संशोधन को आर्टिकल 13 क्लोज टू के अंदर जो वर्ड लॉ है इसमें कवर नहीं किया जाएगा। तो यहां से ये निकल के आता है कि जो संवैधानिक संशोधन है किसी मौलिक अधिकार को अगर सीमित करता है तो उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई कानून लाया जाता है और वो कानून संविधान के किसी भी प्रोविजंस यानी कि फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट भी करेगा तब भी उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। तो यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। तो ये संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति से संबंधित पहला ऐतिहासिक निर्णय था और इस निर्णय ने स्पष्ट किया मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है और इसने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति की प्रारंभिक न्यायिक व्याख्या प्रस्तुत की। तो यहाँ पे जो शंकरी प्रसाद जो केसेस था 1951 में, चैलेंजेस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बरकरार रखा और ये भी कहा कि पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट है इसमें संशोधन कर सकती है और जो संवैधानिक संशोधन है वो वर्ड लो जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में है इसमें कवर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया कि कैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन जो किया गया उसको बरकरार रखा और यह भी कहा कि जो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत जो है वो संविधान के किसी भी प्रावधान चाहे वो मौलिक अधिकार हो उसमें संशोधन कर सकती है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं, सज्जन सिंह 1965 एंड गोलकनाथ 1967। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सज्जन सिंह वाले केस को देखते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जो सज्जन सिंह था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो इस केस में क्या था कि जो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 इसके तहत आर्टिकल 31A में संशोधन किया गया। इसमें एस्टेट की जो डेफिनेशन थी उसको वाइड किया गया और 31B के 9 शेड्यूल में नए 44 एक्ट को ऐड किया गया ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके लैंड रिफॉर्म्स लॉ को जुडिशियल रिव्यू से। मतलब कुछ नए लैंड रिफॉर्म्स भू सुधार कानून लाए गए और उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया। तो यहाँ पे संवैधानिक पर्सन क्या राइज हुआ, तो ये हुआ कि क्या पार्लियामेंट संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आता है इस केस के अंदर, तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब 17th अमेंडमेंट 1964 को बरकरार रखती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो डिसीजन पिछले केसेस में शंकरी प्रसाद में जो लिए गए थे सेम आधार मानते हुए यहाँ पे भी बरकरार रखती है कि जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है चाहे वो मौलिक अधिकार क्यों न हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सिचुएशन शंकरी प्रसाद केसेस की थी सेम सिचुएशंस को बरकरार रखा। तो आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट केसेस को हम देखते हैं। यहाँ पर जो आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ये पहला इंपॉर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के अगेंस्ट में जजमेंट दिया। यहाँ पे तो पहली बार क्या होता है, फरवरी 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो संविधान का 17 संशोधन अधिनियम 1964 है, अगर अनुच्छेद 31A और नवी अनुसूची संशोधन जो किया गया है उसकी संवैधानिक वैधता को यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनौती दी गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
वो पहली बार आर्टिकल 13 के वर्ड लॉ में इंक्लूड किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे ये भी कहा कि क्या पार्लियामेंट जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्या ये संवैधानिक संशोधन है, आर्टिकल 13 के वर्ड लॉ में कवर होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ओवर रूल किया शंकरी प्रसाद की जजमेंट को और सज्जन सिंह की जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई पार्लियामेंट है कांट अमेंड और अब्रीज एनी फंडामेंटल राइट। मतलब यहाँ पे न्यायालय ने ये कहा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन या उनका हनन नहीं कर सकती, और न्यायालय ने यह भी कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 क्लोज 2 के अंतर्गत कानून है। तो डियर स्टूडेंट मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई अब जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 की आड़ में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, और संवैधानिक संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 के वर्ड लॉ में कवर होगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा संशोधन जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या सीमित करेगा उसको शून्य करार किया जाएगा। तो यहाँ पे निर्णायक जजमेंट ये निकल के आई कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट रिस्पॉन्स क्या रहा। जब गोलकनाथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक जजमेंट दी तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 368 का सहारा लेके एक और संवैधानिक संशोधन किया जिसको हम बोलेंगे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इसमें बेसिकली ये रिस्पॉन्स था, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स था अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें पार्लियामेंट ने क्या करामात की डियर स्टूडेंट, तो पहली बार आर्टिकल 13 के अंदर क्लोज 4 जोड़ दिया गया। तो क्लोज 4 ये कहता है कि आर्टिकल 13 shall not apply to any constitutional amendment made under article 368। मतलब by inserting clause 4 they kept constitutional amendment outside the preview of the article 13। और दूसरा इन्होंने यहां पे क्या किया, जो आर्टिकल 368 में संशोधन कर दिया और इसमें यह कह दिया संसद को स्पष्ट रूप से पावर दे देगी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दे दी। और यह भी कहा गया कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब संसद के पास संविधान निर्माण संबंधी जो भी यहाँ पे है उन शक्तियों को लेके कोई भी सीमा तय नहीं है। और यह भी ऐड किया कि जो संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड अगर कोई भी बिल होगा उस पे राष्ट्रपति जो है उस पे अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई कि पार्लियामेंट ने क्या करने की कोशिश की कि यहाँ पे गोलकनाथ की जो निर्णायक जजमेंट थी इसके रिस्पॉन्स में आर्टिकल 13 में ही चेंज कर दिया ताकि संवैधानिक अमेंडमेंट को बाहर रखा जा सके। और आर्टिकल 368 के तहत ये कहा कि भाई वो पार्लियामेंट संविधान के किसी भी प्रावधान में चेंज कर सकती है। तो इस संशोधन द्वारा संसद की मौलिक अधिकारों सहित संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को पुनर्स्थापित कर दिया, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में संविधान पार्लियामेंट से छीना था। तो डियर स्टूडेंट आपको सभी को यहाँ पे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड पार्लियामेंट रिस्पॉन्स जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 था अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट आगे हम मूव करते हैं कि जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था वो क्यों आया, वो आया इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन जो संवैधानिक संशोधन थे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 24। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो 24 संवैधानिक संशोधन था ये जो लाया गया था जो ओवर रूल करने के लिए गोलकनाथ केस में जो निर्णय था उसको निष्प्रभाव करने के लिए इसके जो मुख्य प्रावधान थे आर्टिकल 24th अमेंडमेंट के, तो इन्होंने आर्टिकल 13 में क्लोज 4 जोड़ा जिसके तहत संवैधानिक अमेंडमेंट को यहाँ पे आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड है लो उससे बाहर रखा। और पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई है। और ये भी मैंडेटरी किया कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया। तो आइए हम 25th अमेंडमेंट 1971 के बारे में जानेंगे।
तो 25th अमेंडमेंट 1971 क्या कहता है कि ये कहीं ना कहीं मजबूत करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे पहली बार जो आर्टिकल 31 है, क्योंकि उस टाइम तक डियर स्टूडेंट राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था और आर्टिकल 31 में कवर होता था, तो यहाँ पे वर्ड कंपेंसेशन को रिप्लेस किया गया वर्ड अमाउंट के साथ, और पहली बार आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया, ताकि यहाँ पे कुछ ऐसे कानून जो फंडामेंटल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर सरकार लाती है और वो कानून फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करेंगे तो उनको संरक्षण प्रदान होगा। मतलब आर्टिकल 29B और 29C को नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 31। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई जुडिशियल रिव्यू ओवर सच लॉ वाज सब्सटेंशियली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसे कानूनों पर जो न्यायिक समीक्षा का जो दायरा था काफी हद तक सीमित कर दिया। तो आइए 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं। ये केरला के अंदर भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में ऐड किया गया। आपको सभी को पता है 9वीं सूची आपकी 31B में है। तो यहाँ पे भूमि सुधार कानूनों को जस्ट और जस्ट जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया गया, मतलब न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करना। तो ये भूमि सुधार कानून जो थे, ये बाद में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के ऐतिहासिक मामले में प्रमुख विवाद का विषय बने बाद में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आइए इन तीनों के तीनों संवैधानिक संशोधन को लेके जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 आया, ये बेसिकली क्यों लाया गया, इसका लाने का जो मकसद था वो साफ और साफ में जो मकसद था कि जो संवैधानिक संशोधन 24, 25 एंड 29 संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को चुनौती देने के लिए लाया गया था। और इसमें मुख्य प्रश्न ये था कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधित करने की शक्ति असीमित है। तो यहां पे क्या क्वेश्चन अराइज हुए, क्या कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कैन पार्लियामेंट अल्टर द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संसद संविधान की मूल पहचान को बदल सकती है, क्या संसद की संविधान संशोधन शक्ति असीमित है। डियर अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी भाग यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। दूसरी चीज 24th अमेंडमेंट को यहाँ पे अपहेल्ड रखा, बरकरार रखा, और 25th अमेंडमेंट को भी यहाँ पे बरकरार रखा। जो 29th अमेंडमेंट है जो 9th शेड्यूल के अंदर कुछ लॉ को संरक्षण देता है, और ये कहा कि भाई इट्स सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कानून 9वीं सूची के अंदर अगर रखा गया है और उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन है, अगर फिर भी वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो इस निर्णय में पहली बार मूल संरचना सिद्धांत को यहाँ पे प्रतिपादित किया गया, मतलब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को इवोल्व किया गया। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई सुपरमेसी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती यहाँ पे पार्लियामेंट। रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जुडिशियल रिव्यू इन इटसेल्फ ए बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, संघवाद, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की सीमित संशोधन शक्ति भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी संसद आर्टिकल 368 की मदद लेके अपनी लिमिटेड जो शक्तियों को अनलिमिटेड नहीं कर सकती, अगर ऐसा करेगी तो वो वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छी से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, अगर आपको याद होगा, जो 42वां संशोधन किया गया 1976 के अंदर, इस संशोधन के तहत यहां पे पार्लियामेंट ने क्या करने की कोशिश की, अनुच्छेद 368 में क्लोज 4 जोड़ा गया, और ये कहता है कि भाई संविधान संशोधनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
एडिड आर्टिकल 368 क्लोज 5 ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है, और धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31C में संशोधन, और इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 31C जो है ये सिर्फ और सिर्फ 39B और C के ऊपर ही लागू नहीं होगा, ये सभी के सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में उसके ऊपर लागू होगा। मतलब 31C के दायरे को एक्सपेंड किया गया। मतलब किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने वाले कानून को आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर आप यहाँ पे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 डियर स्टूडेंट अभी भी 44th अमेंडमेंट से पहले फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता था। तो यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिनर्वा मिल जो केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 और धारा जो 55 है इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर यहाँ पे एक विवाद खड़ा हुआ, और इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन जो 4 है को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन समाप्त हो रहा है, और संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और सेक्शन 55 को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा आर्टिकल 368 क्लोज 4 और 368 क्लोज 5 को जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने तथा उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने का प्रयास किया गया था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर संवैधानिक घोषित किया गया, और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया संसद अपनी सीमित संशोधन शक्ति को असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट सभी को अच्छे से समझ में आया। तो आइए हम देखेंगे कौन कौन से प्रावधान को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया। सबसे पहले संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती ना देने वाले प्रावधान को रद्द किया गया। दूसरा, संविधान की संशोधन शक्तियों को असीमित घोषित करने वाले प्रावधान को यहाँ पे रद्द किया गया, इसको भी रद्द किया गया। और अनुच्छेद 31C का संरक्षण सभी नीति निर्देशक तत्वों तक बढ़ाने वाला प्रावधान को भी यहाँ पे असंवैधानिक घोषित किया गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। एंड हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को अगेन सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म किया। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है, और संसद की सीमित संशोधन शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का भाग है। मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो तत्वों के बीच में संतुलन एंड सामंजस्य भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट या शक्ति नहीं पहुंचा सकती। डियर स्टूडेंट यहाँ तक सभी को अच्छी से समझ में आया कि भाई जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत पार्लियामेंट क्या करना चाहती थी, और मिनर्वा मिल केस में कैसे उन प्रावधानों को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया, अवैध घोषित करार किया गया। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। हम इस स्लाइड में देखेंगे हमारे यहाँ पे वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हम देखेंगे, इस केस के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के निर्णय के बाद यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि संवैधानिक संशोधनों द्वारा नवी सूची में रखे गए कानूनों पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लागू होगा। मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून आर्टिकल 31B के 9th शेड्यूल में अगर रखा भी गया है, अगर फिर भी वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिफॉर्म किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंदा भारती में भी प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की। और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संवैधानिक संशोधन तथा नवम अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और थर्ड पॉइंट देखेंगे, 24 अप्रैल 1973 से पहले किए गए संवैधानिक संशोधन तथा नौवीं अनुसूची में शामिल कानून वैध माने जाएंगे, उन्हें दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सिंपल सी बात है, रेट्रोस्पेक्टिव उनके ऊपर नहीं लगेगा। और यहाँ पे आर्टिकल 31C के बारे में यहाँ पे न्यायालय ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में अनुच्छेद 31C के संबंध में दिए गए संवैधानिक सिद्धांतों की भी यहाँ पे पुष्टि की। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो इस केस में किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहले बार तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दे दी गई 24 अप्रैल 1973, और यहाँ पे इंश्योर किया कि भाई 1973 से पहले अगर कोई भी
संवैधानिक संशोधन किया गया है या फिर 9th सूची के अंदर कोई भी आर्टिकल डाला गया है, भले ही वो संविधान के किसी प्रावधान को वायलेट कर रहा है, तो हम उसको दोबारा से यहाँ पे रीओपन नहीं करेंगे। और इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद इन्होंने पहली बार मूल संरचना सिद्धांत को और ज्यादा सुदृढ़ या फिर मजबूत किया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप जो आज की वीडियो मैंने आपको अच्छे से विद फैक्ट विद कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है, अच्छे कंसेप्ट के साथ। और ये जो वीडियो है, जो बच्चे लोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। अगेन, जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो ला सकूं जिसमें फैक्ट को कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझाया गया हो, ताकि हर जो भी आपके पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, आप उसको अच्छे से कर सके। तो डियर स्टूडेंट, फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में।